ये फ्रिक्शन फोर्स, ये नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट ए, यहाँ पे ये होगी जी नॉर्मल फोर्स एट पॉइंट बी। अच्छा जी, जो फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पे वो अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि ये नीचे की तरफ स्लाइड करने की कोशिश करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन। ये फ्रिक्शन फोर्स का ना ये जो एंगल है ना, ये 40 डिग्री, ये चीज समझना जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अब यहाँ से लेके ना यहाँ तक जो एंगल है, क्योंकि ये नॉर्मल फोर्स जो है, ये जो लाइन है ना, इस लाइन के, ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा था। तो यहाँ से जो यहाँ तक का एंगल है ना, ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वाला अगर 40 डिग्री है तो ये 90 माइनस 40, ये नीचे वाला कितना हो जाएगा, 50 डिग्री। ये 50 डिग्री है, तो ये अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रा करूं तो ये भी एंगल 50 डिग्री होगा। ठीक हो गया जी। अगर ये 50 डिग्री है, आगे वो स्लाइड आएगी तो उसमें 50 लिखा होगा, तो वो कंफ्यूज नहीं होना ये 50 कैसे आ गया। अगर ये 50 डिग्री है तो इसके साथ भी ये क्या होगा, 50 डिग्री। खैर आगे चलते हैं, सिंपल है, फ्री बॉडी डायग्राम आगे बनी हुई है। ये आपने इसी डायग्राम की आगे फिर बॉडी डायग्राम है कि सबसे पहले आपका ये पॉइंट ए है, तो पॉइंट ए पे ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि इसकी मूवमेंट इस साइड पे है, तो ये इसको इस साइड पे फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा इस साइड पे, लेफ्ट वर्ड। ये इस साइड पे इसकी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, इस साइड पे उसको पुश कर रहा है प्लैंक को, तो इस साइड पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। अच्छा, उसके बाद ये जो पर्सन है इसका अपना वेट कितना है, 200 पाउंड, जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। उसके बाद ये प्लैंक जो था इसका अपना वेट कितना था, 100, ये प्लैंक का वेट था 100, ये 100 के नीचे एक्ट कर रहा है। बाकी डिस्टेंसेस जो लिखे हुए वो एज इट इज लिखती है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि प्लैंक ने नीचे की तरफ स्लाइड करना था, अगर किया प्लैंक ने नीचे की तरफ स्लाइड किया, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड लगेगी। ये फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड लग रही है, एफ बी नाम दे रही है, और इसका एंगल कितना है, ये 40 डिग्री है विद हॉरिजॉन्टल। तो इधर हॉरिजॉन्टल अगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ तो ये उसके साथ एंगल जो बना रहा है, यहाँ पे अगर मैं हॉरिजॉन्टल ड्रॉ कर दूँ तो उसके साथ वो एंगल कितना बना रहा है, 40 डिग्री बना रहा है। सिमिलरली जो रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रही है, यानी ये अगर मैं यूं कर दूं तो ये 40 डिग्री बना रहा है, वही बात है। उसके बाद ये नीचे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो मैंने पीछे बताया कि कैसे 50 डिग्री आया, कि इस सरफेस के ये लाइन नॉर्मल रिएक्शन परपेंडिकुलर था, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 90 है, तो ये 50 हो गया, तो ये भी 50 हो गया। खैर मैंने 3 केसेस बताए। सबसे पहले हमने क्या करना है, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, सिग्मा मूवमेंट अबाउट दैट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। इस पॉइंट ए पर सबसे पहले हमने क्या लगाया, सिग्मा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, सम ऑफ ऑल हॉरिजॉन्टल फोर्सेस इज इक्वल टू 0। मजे की बात कि इसने ये ऊपर वही चीज लिखी हुई है कि अगर पॉइंट बी में कोई पॉइंट बी स्लाइड करता है तो पॉइंट ए में भी स्लाइडिंग होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक पॉइंट स्लाइड कर रहा हो और दूसरा पॉइंट फिक्स रहे, ठीक है, इस तरह नहीं होगा। अगर ए में स्लाइडिंग होती है तो पॉइंट बी में भी होगी, पॉइंट बी में होती है मूवमेंट, पॉइंट ए में भी होगी। खैर सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, क्या मतलब है इसका, सिग्मा ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 का ये मतलब है कि तमाम हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का सम 0। हॉरिजॉन्टल एक फोर्स ये है, ये वाली एम, ये एफ ऑफ ए, ये वाली एफ ऑफ ए माइनस, अब ये एन बी इंक्लाइंड थी, इसका एक कंपोनेंट यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रॉ होगा, एक ये वाला, ये एंगल 50 है, तो ये क्या हो जाएगा, एन बी कॉस 50, और ये ऊपर वाला हो जाएगा एन बी साइन 50। मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चाहिए, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला होगा, तो ये क्या था, एन बी कॉस 50। तो डायरेक्शन इसकी एरो, जब मैं हेड टू टेल रूल के मुताबिक इसको लगाऊंगा तो एरो की डायरेक्शन लेफ्ट वर्ड होगी, तो इसलिए ये लिख दिया माइनस एन बी कॉस 50। उसके बाद
एफ बी, इसके कंपोनेंट्स को जब मैंने रिजॉल्व किया, इस रिजल्टेंट को रिजॉल्व किया फोर्स को, एक ये कंपोनेंट आया और एक ये कंपोनेंट आया। तो ये जो कंपोनेंट है मुझे ये वाला चाहिए, तो एंगल ये 40 डिग्री के साथ बना रहा है, तो ये कंपोनेंट कॉस वाला कंपोनेंट है। तो एफ बी कॉस 40, एफ बी कॉस 40 इज इक्वल टू 0, ये लिख दिया। उसके बाद सम ऑफ वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0। तो वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू 0 कैसे होगा? ये एन ए अपवर्ड है, एन ए 200 डाउनवर्ड है, माइनस 200, 100 डाउनवर्ड है, माइनस 100। उसके बाद ये एन बी का ये वाला वर्टिकल कंपोनेंट, ये वाला, ये अगर कॉस था तो ये साइन हो गया, तो एन बी साइन 50, ये एन बी साइन 50। वो हेड टू टेल रूल के मुताबिक जब बनाओगे ना तो एरो की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी, तो दैट्स वाई पॉजिटिव। एफ बी हेड टू टेल रूल के मुताबिक बनाओगे तो एरो की डायरेक्शन अपवर्ड आएगी। और मुझे कंपोनेंट ये वाला चाहिए, तो ये कंपोनेंट कौन सा है? ये कंपोनेंट कॉस वाला था, तो ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा? साइन वाला, एफ बी साइन 40। अच्छा, उसके बाद मैंने मूवमेंट ले लिया अबाउट पॉइंट ए, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट मैंने मूवमेंट ले लिया, इस पॉइंट के अबाउट मैंने जो मूवमेंट लिया पॉइंट ए के अबाउट, तो मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्टेंस उस पॉइंट तक, क्योंकि एन ए और एफ एक्स उसी पॉइंट में से पास कर रहे हैं, तो ये तो हो गया 0। 200, क्योंकि मैंने ये एक्स निकालना है, तो मैंने जब एक्स निकालना है तो डेट करना पड़ेगा मुझे, पॉइंट अबाउट पॉइंट ए मूवमेंट लेना पड़ेगा। 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स, डायरेक्शन देख लेना, इसकी डायरेक्शन यूं करके ये रोटेट करेगा, तो डायरेक्शन क्या है इसकी? क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज लेंगे नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव लेनी है। तो 200 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये 100, 100 मल्टीप्लाई इस पॉइंट तक, ये डिस्टेंस है 5, तो ये यूं रोटेट करेगा इस तरफ, यानी कि क्लॉकवाइज। तो इसकी भी माइनस में तो साइन आएगा, साइन कन्वेंशन माइनस। अब इसका जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये डिस्टेंस कितना है? 5 + 5 इंटू वर्टिकल, इसका कंपोनेंट ये कॉस वाला था, वो साइन वाला, ठीक है, यानी एन बी साइन 50 मल्टीप्लाई बाय यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 10, और इसका वर्टिकल कंपोनेंट ये वाला, वो कौन सा था? एफ बी साइन वाला ही था, क्योंकि ये कॉस वाला था साइन, तो एफ बी साइन 40 मल्टीप्लाई बाय ये वाला डिस्टेंस, वो है 50। साइन आपने एरो के लिहाज से देखना है, अगर इसका एरो की जो डायरेक्शन होगी, अगर क्लॉकवाइज वो उसको रोटेट, उसके वो क्लॉकवाइज है उसकी डायरेक्शन, ठीक है, आपने राइट हैंड रूल लगाना है ना उसको, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, ये आप कर चुके हो, ये बार बार चीजें मतलब पुरानी हो गई है मूवमेंट निकालना। इसके अबाउट मूवमेंट निकाल लिया। अब ये 3 इक्वेशंस बन गई हमारे पास। अब इन तीनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। एक इक्वेशन ए ये बन गई, इक्वेशन बी ये बन गई, इक्वेशन सी ये बन गई। अब इक्वेशन जो बी है उसमें से क्या निकल सकता है? cos, ठीक है, एफ ऑफ ए, यहाँ से अगर मैं सारी सारी वो बाकी चीजें उधर ले जाऊं, एन बी कॉस 50 + एफ बी कॉस 40, ये चीजें ले जाऊं, मतलब आपने सब्सटीट्यूशन करनी है, इन्हीं में से वैल्यूज आ जाएंगे। सब्सटीट्यूट करोगे न्यूमेरिकली, जब इसको सॉल्व करोगे, कोई नई चीज नहीं है, पहले भी सब्सटीट्यूशन करते रहो। इन तीनों इक्वेशन को सिमल्टेनियसली सॉल्व करोगे, एक इक्वेशन से एफ ए आ जाएगा, एक इक्वेशन से एफ बी आ जाएगा, एक इक्वेशन से एन ए, यानी जितने अननोन्स है वो आपने निकाल लेने। तो आपके पास जो है एन ए की वैल्यू क्या आ गई? एन ए क्या था? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स था, ये एन ए, ये एन ए की वैल्यू कितनी आ गई? 163.3 पाउंड। एन बी क्या था? ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एन बी की वैल्यू क्या आ गई? 125.7 पाउंड। निकालना मैंने क्या था? एक्स डिस्टेंस निकालना था, और एक्स डिस्टेंस इस इक्वेशन से निकलता था क्योंकि एक्स इसमें था, और इस इक्वेशन में अननोन और क्या थे? एन बी एंड एन बी एफ बी। एन बी ये आ गया मेरे पास, इस इन दोनों में से किसी एन बी निकल आएगा, तो एन बी और एफ बी ये लिखा हुआ है, एफ बी ये निकाला हुआ है मैंने, इसी इक्वेशन में से किसी से एफ बी निकल आएगा, मैं इसको पुट करूंगा इस इक्वेशन ए में, और सिर्फ मेरे पास एक अननोन बच जाएगा, क्योंकि एन बी भी निकाल चुका हूँ, एफ बी टर्म ऑफ एन बी ये मेरे पास आ गया इनमें से किसी इक्वेशन से। जब मैं इनमें इनको पुट करूंगा इक्वेशन ए में, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 4.34 फीट। तो मैंने यही वैल्यू बतानी थी, x का वो डिस्टेंस बताना था जिसपे क्या हो रहा है, जिसपे प्लैंक जो है वो विल स्टार्ट टू स्लाइड, द डिस्टेंस एट विच प्लैंक स्टार्ट टू स्लाइड, वही डिस्टेंस x बताना था, कुछ भी नहीं है,
सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम का पता होना चाहिए, फ्री बॉडी डायग्राम सही बनी हो। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद आपने इक्वेशंस लगानी है इक्विलिब्रियम की। सिग्मा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, तमाम फोर्सेस को पुट करना है। सिग्मा एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, वर्टिकल फोर्सेस को पुट करना है और मूवमेंट किसी पॉइंट के अबाउट ले लेना है। ठीक है, वो मूवमेंट ले लिया। उस मूवमेंट को लेने के बाद आपने बेसिकली आपने निकालना क्या था, आपने एक्स निकालना था। ठीक है, तो आप पॉइंट बी के अबाउट भी मूवमेंट ले सकते हो, लेकिन वो थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए कैलकुलेशन। ठीक है, वो फिर जो है ना नहीं, क्योंकि मुझे ये एक्स डिस्टेंस चाहिए, तो आप इसी के अबाउट लो। ठीक है, पॉइंट ए के अबाउट ही लो, क्योंकि मुझे ये एक्स फाइंड करना है। आप पॉइंट ए के अबाउट ही लो। तो सिंपल इसमें से ये तीनों इक्विलिब्रियम इक्वेशन को आपने सिमल्टेनियसली सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपने सिंपल एक्स की वैल्यू इसमें निकालनी है, इसमें और कुछ भी नहीं करना। सिंपल आपने बताना था कि वो डिस्टेंस जिस पे प्लैंक स्लाइड करेगा। सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम आपकी सही होनी चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम के बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में जो पुटिंग कर रहे हो, ये इंक्लाइंड फोर्सेस का ख्याल रखना है, एंगल का ख्याल रखना है। इंक्लाइंड फोर्सेस में आप डायरेक्शन का आपने ख्याल रखना है मूवमेंट लेते हुए। क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो आप कन्वेंशन रख लो ना, लाजमी नहीं है क्लॉकवाइज को ही आप नेगेटिव पॉजिटिव लो या नेगेटिव लो, तो मर्जी ले लो। एंड पे अगर आंसर आपका नेगेटिव में आएगा तो आपकी एजम्पशन गलत होगी, कोई इतना मसला नहीं है। तो इसमें सिंपल एक एक्स की वैल्यू निकालनी थी और वो हमारे पास आ गई 4.34। आखिरी प्रॉब्लम है ये टिपिंग प्रॉब्लम है, वही इम्पेंडिंग टिपिंग। इम्पेंडिंग मतलब अबाउट टू हैपन, टिपिंग टिपिंग। इफ टिपिंग इज अबाउट टू हैपन तो उसको हम कहेंगे इम्पेंडिंग टिपिंग। ठीक है, तो ये वही वाला केस है जो भी मैं पीछे समझा के आया। इसमें एक पर्सन इज ट्राइंग टू क्रेट, ये पर्सन है, ये फोर्स लगा रहा है, वो क्रेट को मूव करवा रहा है। हॉरिजॉन्टल फोर्स पी यानी पुशिंग फोर्स एक लगा रहा है और डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट क्या है, इस साइड पे। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी 250 न्यूटन क्रेट। ये क्रेट का वेट दे दिया उसने कितना, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। क्रेट का वेट क्या कर रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। यहाँ पे कितना एक्ट कर रहा है जी, 250 प्लस आर मतलब आपका रोल नंबर। 250 वो वेट एक्ट कर रहा है। इज लोकेटेड एट इट्स ज्योमेट्रिक सेंटर, ये सेंटर जो है ना इसका उसी पे लोकेट हुआ हुआ। ये डज द क्रेट मूव, वो पूछ रहा है कि क्रेट मूव करेगा, ये क्रेट मूवमेंट होगी। इफ, कब, when P is equal to 60 न्यूटन, जब ये फोर्स इसने बता दी इसने कितनी 60 न्यूटन, वो कहता है ये फोर्स 60 न्यूटन है, क्या क्रेट मूव करेगा। इसके साथ उसने क्या क्या बता दिया, इसका वेट बता दिया 250 न्यूटन क्रेट का। ठीक हो गया, ये 250 न्यूटन और उसने क्या बता दिया, P, ये पुशिंग फोर्स बता दी 60 न्यूटन। और वो कहाँ पे लग रही है, वो यहाँ पे लग रही है इसकी सेंटर ऑफ, जहाँ पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। यानी कि अगर ये 1.8 मीटर है तो उसके हाफ पे यानी 0.9 मीटर फ्रॉम दिस ग्राउंड से या ऊपर से 0.9 मीटर पे लग रही है। और म्यू एस की वैल्यू उसने दे दी है, म्यू एस उसने कितना दे दिया है, 0.3। स्टैटिक फ्रिक्शन उसने दे दिया, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बता दिया उसने 0.3। अब बताना ये है कि जी क्रेट मूव करेगा या नहीं। मैंने बताया था दो तरह की मूवमेंट हो सकती है, एक स्लाइडिंग या जिसको स्लिप कहते हैं, टिपिंग। ठीक है, या तो स्लाइड करेगा या टिप करेगा। स्लाइड कब कर सकता है, पहली बात है पी ग्रेटर होना चाहिए। स्लाइडिंग के लिए पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए आपकी पी की वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से, तभी स्लाइड करेगा ना, अदरवाइज तो वो रेस्ट पे रहेगा। ये पी ग्रेटर होना चाहिए। खैर हम चेक करते हैं कि बॉडी का, इस बॉडी ने जो है ना ये क्रेट मूव करेगा या नहीं करेगा। अगर मूव करेगा तो टिपिंग होगी, इसमें क्या होगा, अगर मूव कर रहा है वो टिप करेगा या फिर स्लाइड करेगा, मतलब स्लाइड करके आगे की तरफ जाएगा या फिर वो इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करेगा, यूं करके, यूं करके इस पॉइंट के अबाउट
क्रिएट करेगा, ये टिपिंग है। तो ये मैंने बताना है इसमें, चीज मैंने लिखवाए थे, बताए हैं, वो रिकॉर्डेड है लेक्चर, उसमें आए भी होंगे, उसको जरा देखना दोबारा। फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए इस क्रेट की। ये वेट था जो कि एक्ट कर रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ये उसके बाद पुशिंग फोर्स लग रही थी 60 न्यूटन इस तरह। क्रेट की डायमेंशन गिवन है जी ये क्वेश्चन में कि ये 1.8 है और ये 0.6 है हॉरिजॉन्टली। अच्छा, क्रेट अगर आगे की तरफ मूव करेगा उसको इस तरफ फ्रिक्शन का सामना करना पड़ेगा, ये बनी हुई है F1। वेट की वजह से उसमें एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अब मुझे नहीं पता किधर एक्ट कर रही है, मतलब मुझे नहीं पता ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के सेंटर में है, इस डिस्टेंस है, किस डिस्टेंस पे। तो वो जो केसेस लिखवाए थे उससे हमें पता लगेगा। अगर x की वैल्यू निकालूंगा, अगर x ग्रेटर देन d हुआ तो इसका मतलब बॉक्स टिप करेगा। d क्या है मेरा? d मेरा ये डिस्टेंस था, इसके ये सेंटर से हाफ बॉक्स का डिस्टेंस, हाफ क्रेट का डिस्टेंस, आधे क्रेट का डिस्टेंस, यानी इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से इसकी एक एंड तक का डिस्टेंस। अगर ये 0.6 है तो इसका मतलब d कितना है? 0.3। इस साइड भी है उस साइड भी 0.3 है, क्योंकि पुशिंग फोर्स लग रही है तो ये 0.3 है। x क्या है? x ये है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का डिस्टेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। मतलब अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे लग रही है, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस ये कितना होगा? x, और इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एंड तक का डिस्टेंस होगा d। अगर x ग्रेटर देन d है तो इसका क्या मतलब हुआ? बॉक्स टिप करेगा। इफ x इज लेस देन इक्वल टू d, इसका मतलब क्या हुआ? बॉक्स विल स्लाइड। अच्छा, तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बॉक्स टिप करेगा या नहीं। सबसे पहले मैं ये चेक करने लगूँ बॉक्स टिप करेगा या नहीं। तो टिप करने के लिए x शुड बी ग्रेटर देन, ठीक है, तो आपने क्या इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाई, सिग्मा ऑफ x इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में एक ये p है और एक ये f1 है, तो p माइनस f1 इज इक्वल टू 0। तो f1 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 60 न्यूटन। ठीक हो गया, f1 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 60 न्यूटन। कैसे आया? सिंपल, f1 इज इक्वल टू p, p की वैल्यू 60 थी, तो f1 इज इक्वल टू p इज इक्वल टू 60 न्यूटन। सिग्मा f ऑफ y इज इक्वल टू 0। अब f ऑफ y नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो है वो मतलब जो वर्टिकल फोर्सेस है उसमें ये n1 है। इसके बाद एक ये जो वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो n1 माइनस 250, अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेगेटिव। n1 माइनस 250 इज इक्वल टू 0। तो n1 की वैल्यू कितनी आ गई? 250। ठीक है, f1 भी आ गया मेरे पास, यानी p n1 भी आ गया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी आ गया। सही है, वो नाम n1 उसने दिया। अब मैं लूंगा मूवमेंट अबाउट पॉइंट, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट मूवमेंट ले लूंगा, यानी इस पॉइंट के अबाउट मैंने मूवमेंट ले लिया, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए। मैंने इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट ले लिया, इस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट लिया, यानी इस पॉइंट के अबाउट मैंने मूवमेंट लिया। एक फोर्स ये लग रही है n1 का मतलब मूवमेंट कैसे होगा? n1 मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ तक का जो उसका डिस्टेंस है, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है उस फोर्स का, वो डिस्टेंस कितना है? x, n1 मल्टीप्लाई बाय x। उसके बाद दूसरी कौन सी फोर्स है जी? ये दूसरी है ये p। ठीक है, अच्छा सॉरी, ये एक पॉइंट में गलत बता गया हूँ। ये मैं मूवमेंट अबाउट दिस सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं ले रहा, ये मैं मूवमेंट अबाउट इस पॉइंट के ले रहा हूँ, इधर पॉइंट ओ के अबाउट ले रहा हूँ, यानी ये क्रिएट है ना, इधर इसकी बेस पे इस पॉइंट ओ के अबाउट ले रहा हूँ, यहाँ लग रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ले रहा हूँ मैं मूवमेंट। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस क्या था? x था, n मल्टीप्लाई बाय x ये। ठीक है, दूसरा p ये लग रहा है, तो p का डिस्टेंस कौन सा होगा? यहाँ से लेके यहाँ तक वाला डिस्टेंस,
इधर से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितना है, क्योंकि पी सेंटर में लग रहा था, ये टोटल 1.8 था, तो पी कितना हो जाएगा 0.9, तो पी मल्टीप्लाई बाय 0.9, क्योंकि पी से वो मूवमेंट लोगे तो ये यू करके रोटेशन होगी, ठीक है। तो ये डायरेक्शन जब बन ये क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव आएगा, उसमें एंटी क्लॉकवाइज था तो वो पॉजिटिव आया। तो n1x माइनस पी इंटू 0.9, 0 x की वैल्यू यहाँ से निकाल ली, x कितना आया 0.216। टिपिंग के लिए क्या था जी, x शुड बी ग्रेटर देन d, d मेरा क्या है, d मेरा 0.3 है, यहाँ से लेके यहाँ तक d था, तो ये 0.6 है तो d 0.3 है। अब 0.216 की वैल्यू ग्रेटर देन d है या ग्रेटर देन 0.3 है या लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी जो x की वैल्यू है वो आई 0.2 तकरीबन, और मेरी जो d थी वो 0.3, यानी मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, यानी मेरा ये कंडीशन आई x इज लेस देन d। इसका मतलब ये मेरा बॉक्स टिप नहीं करेगा, बॉक्स विल नॉट टिप। पहला पॉइंट, बॉक्स टिप नहीं करेगा। बॉक्स टिप तब करता जब x ग्रेटर होता d से, क्योंकि मेरी x की वैल्यू d से कम आ गई, इसका मतलब बॉक्स टिप नहीं करेगा। अब एक सिचुएशन बच गई, बॉक्स स्लाइड करेगा मेरा, लेकिन स्लाइड करने के लिए मैंने बताया था एक और कंडीशन होती है, ठीक है x शुड बी लेस देन इक्वल टू d, जो कि आ गया। साथ मुझे ये भी चेक करना है कि जो आपकी F है, जो आपकी फ्रिक्शन है, ठीक है, इट शुड बी, यानी जो आपकी पुशिंग फोर्स है, इट शुड आल्सो बी ग्रेटर देन म्यू एस है। अगर आपकी पुशिंग फोर्स ही ग्रेटर ना हो स्टैटिक फ्रिक्शन से, तो फिर तो बॉक्स स्लाइड भी नहीं करेगा, फिर ये बेशक x शुड बी लेस देन इक्वल टू d वाली, ठीक है। तो बॉक्स टिप तो नहीं करेगा, ये तो मुझे पता लग गया, लेकिन बॉक्स स्लाइड करेगा या नहीं, x लेस देन d तो आ गया, इक्वल टू लेस देन dx, लेकिन साथ अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब बॉक्स स्लाइड करेगा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो बॉक्स स्लाइड भी नहीं करेगा। इसका मतलब बॉक्स रेस्ट पे रहेगा, जो ये क्रेट है वो रेस्ट पे रहेगा। तो ये तो मुझे पता लग गया कि बॉक्स विल नॉट टिप, क्यों, क्योंकि x की जो वैल्यू मैंने निकाली वो x की वैल्यू मेरी d की वैल्यू से क्या आई, कम आई। टिपिंग के लिए ये वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए, मेरी तो वैल्यू कम आई 0.216, इस 0.3 से ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है d का, वो है 0.3, उससे कम आ गई, तो इसका मतलब बॉक्स टिप तो नहीं करेगा। अब एक ही कंडीशन बची, बॉक्स स्लाइड करेगा, लेकिन स्लाइड करने के लिए एक शर्त और भी जरूरी है कि स्लाइड करने के लिए बॉक्स की जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो कम होनी चाहिए पुशिंग फोर्स से, यानी कि जो पुशिंग फोर्स लग रही है वो ग्रेटर होनी चाहिए आपकी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस से। तो अब मैं पहले ये चेक करूंगा मेरी पुशिंग फोर्स ग्रेटर है या फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ग्रेटर है। मेरी पुशिंग फोर्स कितनी थी, 60 न्यूटन। अगर मेरी फ्रिक्शन रेजिस्टेंस जो है, फ्रिक्शनल फोर्स जो मैं निकालूंगा स्टैटिक, अगर वो 60 न्यूटन से कम आई, 60 से 59 भी आई, इसका मतलब ये पुशिंग ज्यादा है, इसका मतलब बॉक्स आगे मूव करेगा तो बॉक्स स्लाइड करेगा। अगर मेरी ये एफ एस जो है वो 59 से 60 से ज्यादा आई, यानी एफ एस मेरी 70 न्यूटन आई, इसका मतलब ये हुआ जो पुशिंग फोर्स है वो 60 है, जो रेजिस्टेंस मिल रही है उसको वो एफ एस मिल रही है, वो 70 न्यूटन मिल रही है, यानी रेजिस्टेंस ज्यादा मिल रही है और पुशिंग फोर्स कम है, इसका मतलब बॉक्स स्लाइड भी नहीं करेगा, ना टिप करेगा ना स्लाइड करेगा। वो मैं अभी देखूंगा, ये तो मुझे पता लग गया टिप नहीं करेगा। आगे मैं गया, आगे मैंने लगाया कि एफ फ्रिक्शन जो है आपकी म्यू एस इंटू एन, ठीक है, आपने म्यू एस इंटू एन लगाया, फार्मूला लगाया, म्यू एस की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी, नॉर्मल रिएक्शन आपने n1 अभी मतलब ये पीछे निकाला, 0.3 मल्टीप्लाई 250, आंसर आया 750 न्यूटन। पुशिंग फोर्स कितनी है जी, 60 न्यूटन, और आपकी जो रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, वो कितनी है, 75 न्यूटन। क्या मतलब ये कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा है और पुशिंग फोर्स कम है, इसका मतलब बॉक्स स्लाइड भी नहीं करेगा, बॉक्स जो है वो स्लाइड भी नहीं करेगा, ना टिप करेगा ना स्लाइड करेगा। तो क्वेश्चन क्या था, क्रेट विल मूव और नॉट, तो आंसर है जी क्रेट विल नॉट मूव व्हेन p इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ठीक है। हो सकता इस मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है जिसमें क्रेट टिप ना करे लेकिन स्लाइड करे, तो उसमें आप क्या लिखोगे कि क्रेट विल नॉट टिप बट इट विल स्लाइड, क्यों, क्योंकि उसकी जो फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस है वो कम होगी पुशिंग फोर्स से। सिंपल, ये जो क्वेश्चन करना है ना इस तरह का इम्पेंडिंग टिपिंग का, उसमें सबसे पहले आपने क्या करना है, उसमें सबसे पहले आपने
चेक करना है, x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू अगर तो लिमिट में है, x अगर लेस देन इक्वल टू d है, ठीक है, तो बॉक्स टिप नहीं करेगा। मतलब अगर इसके में इनवर्सली अगर मतलब बात करूं तो अगर x इज ग्रेटर देन d तो बॉक्स जो है वो टिप करेगा, ठीक है। अगर x ग्रेटर देन d नहीं है, x लेस देन इक्वल टू d आया है, तो उस सूरत में बॉक्स टिप नहीं करेगा। फिर आपको आगे जाना पड़ेगा चेक करने के लिए स्लाइडिंग कंडीशन। स्लाइडिंग कंडीशन के लिए आप क्या लगाओगे कि x मतलब वो तो ठीक है, x इज लेस देन इक्वल टू d तो है, आप चेक ये करोगे कि आपकी जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, जो आपकी फ्रिक्शनल फोर्स है, वो पुशिंग फोर्स से ज्यादा है या कम है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स ही पुशिंग फोर्स से ज्यादा है तो उसका मतलब बॉक्स रेस्ट पे है, वो ना स्लाइड करेगा ना टिप करेगा। अगर आपकी फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा आ गई पुशिंग फोर्स से, पुशिंग फोर्स ज्यादा आ गई फ्रिक्शनल फोर्स से, इसका मतलब ये हुआ बॉक्स स्लाइड कर रहा है, लेकिन क्योंकि हम पीछे बता चुके हैं टिप नहीं कर रहा, तो बॉक्स विल नॉट टिप बट इट विल स्लाइड। तो अब हमारा तो दोनों केसेस में ये हुआ कि पहले केस में टिप नहीं कर रहा, दूसरे केस में मेरी फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब ना बॉक्स टिप कर रहा है ना स्लिप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है, तो इस वजह से क्रेट विल नॉट। ये था जी आपका चैप्टर 5 फ्रिक्शन। दैट्स ऑल। प्रैक्टिस के लिए इसमें से कोई असाइनमेंट नहीं है, अगर प्रैक्टिस करनी है तो रोल नंबर वगैरह पुट करके एक दफा प्रैक्टिस कर लो। इसका क्विज होगा, एक न्यूमेरिकल दूंगा मैं, ठीक है। यस सर, ठीक है। ठीक है, ये वो है, अली है ऑनलाइन? सर ऑनलाइन तो है, मेरे ख्याल से उसका इंटरनेट इशू है थोड़ा सा। चलो वो कोई नहीं, वो रिकॉर्डेड लेक्चर में भेज दूंगा, वो सुन लेगा। तो ठीक है, उसे कन्वे कर देना मैसेज के क्विज का मुझसे रब्ता कर ले। ये चैप्टर खत्म है, अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो ठीक है सर। नेक्स्ट क्लास जो है वो जिस दिन टाइम टेबल है ना उसी टाइम पे होगी। तो ठीक है सर। आगे रमजान भी है तो टाइम देखते हैं, टाइम की एडजस्टमेंट में शायद कर लूं, लेकिन डे वही होगा, ठीक है सर। ट्यूसडे एंड थर्सडे। ठीक है सर। ठीक है। ट्यूसडे एंड थर्सडे, तो वो देख लेंगे टाइम टेबल का क्या करना है। चलो दैट्स ठीक है ऑल। सर। तो ठीक। इसकी सबमिट के रिकॉर्डिंग नंबर जो है कब वो पता मैं चलेंगे सर? कर दूंगा। चलो ओके जी, ओके। थैंक यू सर। हाफिज़ सर, बाय।